अगर इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है तो इसका जो खुद का फील्ड होगा वो बाहर को बनेगा, जो कि अंदर वाले फील्ड को कैंसिल आउट करने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, दैट इज वाई इसमें हमारे पास जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा जब इसमें नॉर्थ पोल एंटर होगा। एक ऐसा सर्किट जहां पे हमारे पास इंडक्टर भी है, रेजिस्टर भी है और एक बैटरी भी है, हमें पॉइंट से और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये लास्ट ईयर आ चुका है, नीट 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आने के बहुत चांसेस होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। नीट की अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड, इंडिया का पहला प्रैक्टिस फोकस प्लेटफॉर्म विद एआई की एक्स्ट्रा पावर। यहां पर होती है नीट के अनलिमिटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां पे आता है नीट की प्रेपरेशन के लिए, दैट इज प्रैक्टिस। सो जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा यू विल फील कॉन्फिडेंट, आपको और ज्यादा टाइम कम लगने वाला है एग्जाम के अंदर, एंड यू विल फील एज इफ कि आपको सारे क्वेश्चंस के जो कंसेप्ट्स है वो टिप्स पर हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आया है ओपन टेस्ट, जिनको आप जाके चेक कर सकते हैं, जिनको आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर लेकर आया हूं ओपन टेस्ट में से, बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए एंड डेफिनेटली जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर फील करेंगे, एंड परफेक्ट होने के लिए जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे उतना इट विल बी गुड फॉर यू। सो स्टूडेंट्स, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ओपन टेस्ट में से। बाकी के क्वेश्चंस को चेक करने के लिए आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करते ही डायरेक्टली यू विल लैंड ऑन द ओपन टेस्ट स्टूडेंट्स। सो काइंडली गो देयर एंड डू चेक देम आउट। सो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ड्रेडेड टॉपिक बाय मैनी। सो आज हम इसके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे ओवरव्यू इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस एक बेसिकली ओवरव्यू देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से टॉपिक्स में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन, इनमें से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। लेंजेस लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इंडक्टेंस, सभी टॉपिक्स में से मिला जुला के यू कैन से कि एक यूनिफॉर्म लेवल ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, जो कि ओवरव्यू इस पूरे चैप्टर का आपको अच्छे से देगा एंड इट विल हेल्प यू प्रिपेयर योर एग्जाम, योर प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक हम पिक करते हैं फैराडेज लॉज एंड लेंजेस लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का। सो स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चंस जो होते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दीज कंसेप्ट्स, एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं एक थ्योरेटिकल भी आते हैं और साथ में न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आते हैं, तो हम दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, अ कंडक्टिंग रॉड PQ ऑफ लेंथ 5 मीटर, इट इज ओरिएंटेड एज शोन इन द फिगर एंड इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर्स पर सेकेंड आई कैप विदाउट एनी रोटेशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, दैट इज 3 आई कैप प्लस 4 k कैप टेस्ला। द EMF इंड्यूस्ड इन दिस रॉड PQ वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो रॉड है ये अलोंग दी एक्स एक्सिस मूव कर रही है। एक्स एक्सिस कैसे मूव कर रही है हमें कैसे पता लगता है, यहाँ पर ये आई कैप आप देख रहे हो, तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रॉड है ये एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है और यहाँ पे इसके एक रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गिवन बाय 3 आई कैप प्लस 4 k कैप। नाउ स्टूडेंट्स, 3 आई कैप प्लस 4 k कैप का मीनिंग क्या होगा कि जो एक्स कॉम्पोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज गिवन बाय दिस 3, ओके, ये 3 टेस्ला है। और साथ में अगर आप इसका y कॉम्पोनेंट देखते हो तो यहाँ पे j कैप तो है नहीं, तो दैट मीन्स y कॉम्पोनेंट होगा इसका 0, यानी इस y एक्सिस के लॉन्ग कॉम्पोनेंट होगा 0। एंड यहाँ पर एक k कैप का आप कॉम्पोनेंट देख पा रहे हो, तो यहाँ पर मैं एक डॉट लगाता हूँ और यहाँ पे सर्कल लगाता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो b अलॉन्ग दी z एक्सिस है वो बाहर की तरफ को है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन एज 4 टेस्ला। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मैग्नीट्यूड्स यहाँ पर गिवन है, वन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वन अलोंग द जेड एक्सिस स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये जो हमारी रॉड है ये अलोंग दिस डायरेक्शन मूव कर रही है, तो हमने यहाँ पे बताना है इस पे EMF इंड्यूस्ड कितना होगा। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अलोंग द जेड एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 टेस्ला, एंड अलोंग द एक्स एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 3 टेस्ला। अब ऐसे में यहाँ पर एक रॉड जो है वो ये इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो रॉड है ये ऐसे मूव कर रही है। ओके,
नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो रॉड हो वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को कट करे, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फील्ड लाइंस को कट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर हमारे पास एक सपोज रॉड है जो हमने यहाँ पे इस फील्ड में प्लेस किया हुआ है लाइक दिस, ठीक है। तो अब सपोज इस रॉड को मैं अलोंग द फील्ड लाइंस मूव करवाता हूँ, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करवाता हूँ तो स्टूडेंट्स ये रॉड इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करेगी, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो जनरेट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर सपोज ये रॉड जो होती है वो हमारी इनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही होती तो उस केस में ईएमएफ डेवलप होता। अगर ये रॉड हमारी बाहर को मूव कर रही होती उस केस में भी ईएमएफ डेवलप होता। अगर ये रॉड को हम ऐसे मूव करवा देंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तब भी ईएमएफ 0 होगा, ठीक है। तो जब तक एक पर्टिकुलर रॉड एक फील्ड लाइंस को कट नहीं करती है तब तक ईएमएफ 0 होता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि इस पर्टिकुलर रॉड की दो वेलोसिटीज हैं। बेसिकली एक जो वेलोसिटी है वो अलोंग दी एक्स एक्सिस है, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो कंपोनेंट्स हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि एक कंपोनेंट का फील्ड लाइंस को वो कट नहीं करेगी जो कि है एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, इसको बिना कट किए ये रॉड इसके ऊपर मूव करती रहेगी। तो एक्स एक्सिस का कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ईएमएफ विल बी इक्वल टू 0। ऑन दी अदर हैंड अगर आप यहाँ पर देखते हो कि ये जो जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट है, तो ये जो जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब इसमें से अगर रॉड मूव करती है तो इसको कट किए बिना ये रॉड मूव नहीं कर सकती है, तो जेड एक्सिस की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब जेड एक्सिस की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। एंड सेकेंडली आपको इसकी जो लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, वो ये वाली लेंथ कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास इस वाली लेंथ के दो कंपोनेंट्स है, एक ये वाली लेंथ है और एक ये वाली लेंथ है। तो ये वाली लेंथ को आपने कंसिडर नहीं करना, आपने सिर्फ ये वाला कंपोनेंट को कंसिडर करना है। तो ये जो कंपोनेंट है उसको हम पहले फाइंड आउट करेंगे और हमारे फॉर्मूला में पुट करेंगे जो कि होता है E इज इक्वल टू बी एल वी, ठीक है। तो आपने ये वाला जो फॉर्मूला है E इज इक्वल टू बी एल वी ये अप्लाई करना है। B आपको पता है, V आपको गिवन है 5 मीटर्स 2 मीटर्स पर सेकेंड गिवन है, और जो इसकी लेंथ का कंपोनेंट आप यहाँ पे लेंगे आप ये वाला कंपोनेंट कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ये कंपोनेंट कितना है। तो दिस एंगल इज 53 डिग्रीज और इस लेंथ का जो वैल्यू है दैट इज 5 मीटर्स। तो इसका हम ये वाला कंपोनेंट चेक करते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 5 sin 53 डिग्रीज। नाउ वी नो दैट sin 53 डिग्रीज इज 4/5, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 मीटर्स आ जाएगा। तो बेसिकली आपने इसका वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट करेंगे, जो b होगा वो आपने bz यहाँ पे पुट करना है। तो bz लीजिए और यहाँ पर ये वाली लेंथ लीजिए और जो वेलोसिटी है वो भी आप पुट करिए। तो bz आपके पास है इक्वल्स टू 4, लेंथ आप यहाँ पे लेंगे 4 एंड जो वेलोसिटी हमारे को गिवन है दैट इज इक्वल टू 2। तो इन तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 32 वोल्ट्स, ठीक है। तो आपने दो चीजें कंसिडर करनी है कि जब तक एक पर्टिकुलर रॉड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट नहीं करती है तब तक ईएमएफ जनरेट नहीं होता। एंड सेकेंडली जो आपको लेंथ कंसिडर करनी है वो हमेशा आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली लेंथ को कंसिडर करना है, तो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 32 वोल्ट्स, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ अ पर्टिकुलर करंट कैरिंग वायर और अ रॉड। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्क्वायर लूप है ऑफ साइड L एंड इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स। तो ये इसका डायग्राम है। अ मैग्नेटिक इंडक्शन B कांस्टेंट इन टाइम एंड स्पेस पॉइंटिंग परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप एग्जिस्ट्स एवरीवेयर। द इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट तभी होगा जब यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। अब फैराडेज लॉस क्या कहते हैं, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल चेंजेस देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर कॉइल इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में से मूव कर रही है तो इसका हर पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, ठीक है। B इंटू ए इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। नाउ स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें ये गिवन है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये मैग्नेटिक इंडक्शन है B वो कांस्टेंट है इन टाइम एंड स्पेस। तो बेसिकली जो B की वैल्यू है वो चेंज नहीं करने वाली है। तो अगर सपोज ये हमारे पास लूप यहाँ से उठकर इस पोजीशन पर आता है, एक न्यू पोजीशन भी अगर ये ले लेता है, ठीक है,
तो इन दैट केस ऑल्सो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टिल वो जो हमारे पास लूप है वो हमेशा इसके फील्ड के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं करता स्टूडेंट्स तो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी में अगर हम फाई को कांस्टेंट लेते हैं तो ये हमारे पास टर्म जीरो आती है अगर फ्लक्स क्या हो, कांस्टेंट हो। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ जनरेट होने वाली है दैट विल बी इक्वल टू जीरो, और अगर ईएमएफ जीरो होगा तो करंट कितना होगा, करंट भी जीरो ही होगा, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा जनरेटेड दैट विल बी इक्वल टू जीरो स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि अगर सपोज ये लूप इसमें फील्ड में जस्ट एंटर हो रहा है या फिर जस्ट यहाँ से एग्जिट हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में और इस केस में दोनों केसेस में ईएमएफ जो है वो डेवलप होगा, बिकॉज जैसे जैसे ये लूप अंदर एंटर होगा वैसे वैसे फ्लक्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, और जब जब ये लूप बाहर निकलेगा तो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। बेसिकली इन बोथ दीज केसेस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो चेंज करेगा, और जब भी फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चेंज करे तब हमेशा ईएमएफ जनरेट होती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ईएमएफ हमारा इक्वल टू जीरो है, और अगर ईएमएफ जीरो है तो करंट भी हमारे पास जीरो ही आएगा। स्टूडेंट्स लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फैराडेज लॉज है, तो इसमें हमारे पास लेंजेज लॉ होता है, उसके ऊपर ये अप्लाई करता है। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ लेंजेज लॉ की। तो लेंजेज लॉ बेसिकली हमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट के बारे में बताता है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी वो बताता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ये कॉइल है, और इमेजिन करेंगे कि ये जो पेन है इसमें ये जो टिप है ये नॉर्थ पोल की है, ठीक है, और ये साउथ पोल की है। तो अगर नॉर्थ पोल से फील्ड बाहर को निकल रहा है, साउथ पोल से अगर एंटर को हो रहा है, और अगर इस मैग्नेट को हम इसके पास लेकर जाते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड इनर की डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की कि जब कभी मैग्नेटिक फ्लक्स उनमें से इंक्रीज या डिक्रीज करता है तो वो उस पर्टिकुलर चेंज को अपोज करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, अगर आप इसको अगर इस बार मैग्नेट को आप इसके अंदर लेके जाएंगे तो अंदर की डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो ये कॉइल क्या कोशिश करेगा, ये कोशिश करेगा कि अपने अंदर एक ऐसा करंट डेवलप करे जो कि इस फ्लक्स के चेंज को अंडू कर सके। जैसे कि अगर हम नॉर्थ पोल को अंदर लेके जाते हैं तो फ्लक्स अंदर की डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो इसमें एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से ये फ्लक्स का चेंज जो है वो डिक्रीज करे, ठीक है, इंक्रीज ना करे, उसको अपोज करना है हमने। तो यहाँ पे इसमें कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, अगर इसमें करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है तो इसका जो खुद का फील्ड होगा वो बाहर को बनेगा, जो कि अंदर वाले फील्ड को कैंसिल आउट करने की ट्राई कर सकता है, ठीक है। दैट इज वाई इसमें हमारे पास जो करंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा जब इसमें नॉर्थ पोल एंटर होगा, ठीक है। उसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम डायरेक्शन ऑफ करंट बता सकते हैं इजीली कि एक हमारे पास कॉइल में कैसे डायरेक्शन ऑफ करंट बनने वाली है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दो सोलेनोइड्स हैं, सोलेनोइड 1 एंड सोलेनोइड 2। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स दे रखे हैं। ये जो साउथ पोल है ये टुवर्ड्स द सेकंड सोलेनोइड जा रहा है, और अवे फ्रॉम द फर्स्ट सोलेनोइड ये जा रहा है, एज वी कैन सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमारे पास साउथ पोल टुवर्ड्स द सोलेनोइड 2 जाएगा तो क्या होगा, दो चीजें होंगी। फर्स्ट थिंग्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सेकंड सोलेनोइड में वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाएगा मैग्नेट का और इस पर्टिकुलर सोलेनोइड का, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, ठीक है। पहली चीज तो हमने ये दिमाग में रखनी है। सेकंड थिंग टू कंसिडर इज दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो टुवर्ड्स द लेफ्ट होगी, टुवर्ड्स द साउथ पोल होगी, ठीक है। तो सेकंड वाले कॉइल में साउथ पोल जब एंटर होगा तो लेफ्ट हैंड साइड की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा मींस मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा। तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। अब लेंजेस लॉ क्या बोलता है? लेंजेस लॉ बोलता है कि जो भी चेंज एक कॉइल के साथ हो रहा है वो उसको अपोज करने का ट्राई करती है, कॉइल उसको अपोज करने का ट्राई करती है। तो अब यहाँ पे फ्लक्स लेफ्ट हैंड साइड में इंक्रीज कर रहा है स्टूडेंट्स, कॉइल क्या करेगी, या तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड साइड में वो इंक्रीज करने का ट्राई करेगी या लेफ्ट हैंड साइड में वो डिक्रीज करने का ट्राई करेगी। तो लेट अस गो विद द फॉर्मर स्टेटमेंट कि राइट हैंड साइड में वो अपना खुद का फ्लक्स डेवलप करेगी जो लेफ्ट हैंड साइड वाले फ्लक्स को कैंसिल आउट करने का ट्राई करेगा। तो अगर राइट हैंड साइड पे फ्लक्स बनता है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे इसमें हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है जो
इसका एक्सटर्नल को अपोज करेगा तो राइट को बन रहा है। अब हम देखते हैं इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। अब आप जरा एक बार देखिए कि इसकी जो सिमेट्री है स्टूडेंट्स वो कैसी है, जो टर्म्स आप देख पा रहे हो ये कैसे हैं। तो ये पीछे से आपका आगे की तरफ को ऐसे से कॉइल कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो, यहाँ पे सॉल्वेंट के कॉइल्स को देखते हो, तो ये पीछे से आपके राइट को जा रहा है और हमने बेसिकली ऐसे टुवर्ड्स द राइट को मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स अपोज करने वाला टुवर्ड्स राइट को बनाना है। तो ये करंट हमारा पीछे से आगे को आएगा। अगर ये पीछे से आगे को आएगा तो ये स्टूडेंट्स जो कॉइल की आप सिमेट्री देख रहे हो, ये करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि डी से एंटर होगा और सी से एग्जिट होगा, ठीक है। डी से एंटर होगा और सी से एग्जिट हो जाएगा। तो इन दिस केस जो हमारे पास ये सोलेनोइड 2 है, इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो डीसी की डायरेक्शन में होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक बार आप चेक करिए सोलेनोइड 1 को। सोलेनोइड 1 में क्या हो रहा है, अब इसको जैसे आपने साउथ पोल यहां पे कंसीडर किया था एंटर होते हुए, यहां पर आप नॉर्थ पोल को एग्जिट करते हुए कंसीडर करिए। पहली थिंग जो आपको याद रखनी है कि जब ये नॉर्थ पोल टुवर्ड्स राइट को जाएगा तो फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा, फील्ड डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज करेगा और साथ में सेकंड थिंग टू बी कंसीडर्ड इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब स्टूडेंट्स कॉइल हर चेंज को अपोज करने की कोशिश करती है। अगर इंक्रीज करेगा फ्लक्स तो वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज कर रहा है तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ही इंक्रीज करने का ट्राई करेगा। तो आप एक बार दोबारा से राइट हैंड रूल को अप्लाई करिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो करंट है वो ए से एंटर होगा और ऐसे करते करते वो बी से एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे करंट इज एंटरिंग फ्रॉम ए एंड एग्जिटिंग फ्रॉम बी। तो यहाँ पे हमारे पास जो करंट होगा वो ए टू बी जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जो दूसरी हमारे पास सोलेनोइड 2 है, यहाँ पे देख पा रहे हो, उसमें से हमारे पास करंट जाएगा दैट विल बी फ्रॉम डी टू सी। तो इसमें आपने देखना है कि जो दोनों डायरेक्शंस हैं वो क्या क्या होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका होगा ए टू बी एंड राइट हैंड साइड में क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम डी टू सी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा डी टू सी। तो ए टू बी एंड डी टू सी, तो ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। आपने हमेशा याद रखना है कि लेंजेस लॉ तभी अप्लाई करना है जब मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज हो रहा हो और हमें करंट की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर होगा इन सोलेनोइड 1 इट इज ए टू बी एंड इन सोलेनोइड 2 इट विल बी फ्रॉम डी टू सी स्टूडेंट्स, ठीक है। लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी मोशनल ईएमएफ के ऊपर ही बेस्ड है। अब इसमें जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। तो व्हेन अ जे शेप्ड कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन इट्स ओन प्लेन with a constant angular velocity omega about one of its ends P in a uniform magnetic field B directed normally into the plane of paper, then the magnitude of EMF induced across it will be। तो यहाँ पे इसमें हमारे पास पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q तक कितना EMF इंड्यूस होगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोटेशनल EMF का क्वेश्चन है ये कि जब कभी एक रॉड एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रोटेट करती है तो उसमें ईएमएफ कितना जनरेट होता है। तो यहाँ पे जैसे ये रॉड है और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास यहाँ पर बी बन रहा है, तो ईएमएफ इज गिवन बाय बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो रॉड है ये रोटेट कर रही है, बट ये जो रॉड है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ जे शेप। इसकी जो शेप है दैट इज जे शेप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा, एक तो अफेक्टिव लेंथ को आपको लेना पड़ेगा। जैसे ये एक स्ट्रेट पार्ट नहीं है, ये कर्व पाथ है, तो इस कर्व पार्ट की ये अफेक्टिव लेंथ आपको यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। तो ये जो अफेक्टिव लेंथ आपके पास है ये एल के इक्वल है और ये आपके पास एल के इक्वल है ऑलरेडी। तो इस सर्कुलर पार्ट का, इस कर्व पार्ट की जो आपको अफेक्टिव लेंथ लेनी है वो कैपिटल एल लेनी है और इसकी लेंथ आपके पास स्मॉल एल है। नाउ इस पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के बीच में आपको डायरेक्ट अफेक्टिव लेंथ को कंसिडर करना होगा। तो ये हमारे पास एल अफेक्टिव लेंथ होगी एंड एल अफेक्टिव सिंस दिस एंगल इज 90 डिग्रीज वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। तो एल अफेक्टिव हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल एल स्क्वायर प्लस कैपिटल एल स्क्वायर। Okay, so L effective will be equal to small l square plus capital L square. So this is the value for this EMF induced. Now students, अगर हमने यहाँ पर EMF induced का magnitude निकालना है तो हमें b ओमेगा l square by 2 ही लगाना होगा, बट हमने वहाँ पे L की जगह लेना होगा L effective। तो यहाँ पे हमारे पास EMF की वैल्यू क्या आएगी, b ओमेगा l effective square by 2,
एंड ये जो L इफेक्टिव हम लेंगे दैट विल बी इक्वल टू दिस L स्क्वायर प्लस कैपिटल L स्क्वायर, डिवाइड करेंगे इसको बाई 2 से, तो ये हमारे पास आएगा EMF स्टूडेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास EMF की वैल्यू आएगी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मोशनल EMF में भी इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अफेक्टिव लेंथ को कंसिडर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी अ व्हील विद 20 मेटालिक स्पोक्स ईच विद 1 मीटर लॉन्ग is rotated with a speed of 120 rpm in a plane perpendicular to a magnetic field of 0.4 Gauss. The induced EMF between the axle and the rim of the wheel will be, we have to find out, and 1 Gauss 10 पर -4 टेस्ला होता है, ये हमें गिवन है। तो एक बार इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है। तो ये हमारे पास है एक व्हील और इसमें है अराउंड 20 स्पोक्स। ठीक है, 20 स्पोक्स यहाँ पर हमारे पास लगे हुए हैं और ईच स्पोक हैज़ अ लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड इट इज़ रोटेटिंग विद द स्पीड ऑफ 120 rpm। सो ये रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है, हमें इसको SI में कन्वर्ट करना होगा, हमें इसको रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है B दैट इज़ गिवन है 0.4 गॉस, 1 गॉस इज 10 पर -4 टेस्ला, सो ये हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। एंड ओमेगा हमें गिवन है दैट इज इक्वल टू 120 rpm। नाउ 120 rpm बेसिकली अगर रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो ये π/30 का कन्वर्जन फैक्टर होता है, तो इसको आप यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। ऑल्सो हमें जो यहाँ पे लेंथ गिवन है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर्स एंड नंबर ऑफ द स्पोक्स इज गिवन एज 20। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल जब कभी ये एक स्पोक रोटेट करेगा इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जैसे इनवर्ड डायरेक्शन में है, जब ये रोटेट करेगा तो इसमें छोटे छोटे सेल्स बेसिकली डेवलप हो जाएंगे, EMFs यहाँ पे बनेंगे। तो वो जो EMF का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स दैट विल बी गिवन बाय B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। अब आप यहाँ पे सारा जो डेटा है उसको आप पुट करिए, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.4 इंटू 10 पर -4 इंटू 4 पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ स्क्वायर विच इज़ L, सो 4 पाई इंटू 1 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। तो अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम 2 के साथ एंड उससे हमारे पास जो EMF की वैल्यू है वो आ जाएगी। सो दिस इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी इक्वल टू, अगर आप इसको कैंसिल भी कर लेते हैं तो ये हमारे पास 0.2 एंड इंटू 4 करेंगे तो ये 0.8 पाई इंटू 10 पर -4 हमारे पास आ जाएगा, 0.8 पाई इंटू 10 पर -4। सो स्टूडेंट्स इतना EMF हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब यही आंसर होगा 20 का क्या रोल है इसमें। ठीक है, 20 नंबर ऑफ यहाँ पे स्पोक्स 20 लगे हुए हैं तो उसका क्या रोल है। तो कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि यहाँ पे तो 20 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 20 स्पोक्स है, एक स्पोक अगर इतना बना रहा है तो 20 स्पोक्स तो मिलके फिर ज़्यादा ही बनाने चाहिए। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो सारे ये स्पोक्स हैं इनमें जो भी बैटरीज बनेंगी, जो भी इनके सेल्स बनने वाले हैं, वो सारे सेल्स सारे के सारे पैरेलल में लगेंगे। ठीक है, पैरेलल में लगेंगे क्योंकि इनका एक पॉइंट ये वाला पॉइंट है और एक पॉइंट ये बार पे इसके रिम पे ऊपर है, तो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉमन है। तो इस तरह के अगर सेम पोटेंशियल वाले सेल्स को हम अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है स्टूडेंट्स वो E ही आता होता है। ठीक है, तो चाहे 20 हो चाहे 200 हो, EMF जो है वो सेम ही रहेगी। जो इंड्यूस्ड EMF है वो 0.8 पाई इंटू 10 पर -4 ही रहने वाली है। अब आप इसमें जो वैल्यू है इसकी पुट कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू पाई करिए इंटू 10 पर -4 करिए, तो आपके पास वहाँ से जो आपका नेट आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो दैट विल बी 2.51 इंटू 10 पर -4, इसको आप पाई को 3.1 जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन डी आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स वही है कि फिजिक्स में सारे जो कंसेप्ट हैं उनको माइंड में रखना चाहिए और साथ साथ कीप एन ओपन माइंड वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बाय द वे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आप देखो कि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस ऐसे भी कई बार दे रखी होती हैं जहाँ पे इसी आंसर को 20 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो जस्ट टू कंफ्यूज यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर is rotating about its horizontal diameter at 2 radians per second. If the vertical component of the Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 per -5 Tesla,
and electrical resistance of the coil is 12.56 ohms, then the maximum induced current in the coil will be. So students again ये भी एक क्वेश्चन मोशनल ईएमएफ का है. बेसिकली यहाँ पर एक कॉइल है जो एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की हुई है और उस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं. ठीक है, पूरी कॉइल को ही हम रोटेट कर रहे हैं. तो जैसे यहाँ पर आप देखते हैं ये हमारे पास एक कॉइल है और ये कॉइल रोटेट कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और यहाँ पे हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा बी. तो इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा स्टूडेंट्स वो लेट अस से मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा. ठीक है, अब ये जो थीटा होगा ये टाइम के साथ चेंज करता रहेगा. इनिशियली अगर हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि ये कॉइल का एरिया और बी वेक्टर दोनों अगर पैरेलल हैं तो थीटा इनिशियली 0 होगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे थीटा की वैल्यू भी चेंज करती जाएगी एंड थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी. नाउ वी मस्ट स्टार्ट विद द बेसिक्स. तो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है दैट इज बी डॉट ए. ठीक है, और बी ए कॉस थीटा. यहाँ पर ये जो हमारे पास थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए. सो इसको हम यहाँ पे थीटा की जगह हम यहाँ पर इसको ओमेगा टी भी लिख सकते हैं. तो बी ए कॉस ओमेगा टी, दैट्स द वैल्यू फॉर द फ्लक्स फाई. ठीक है, तो फाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है बी ए कॉस ओमेगा टी. नाउ स्टूडेंट्स अगर ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ रही है तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे और साथ में नंबर ऑफ टर्न्स एन भी हम ले लेते हैं, तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. ठीक है, हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये ओमेगा भी कांस्टेंट है तो बाहर मल्टीप्लाई होगा. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब आप इस एक्सप्रेशन में देखिए जो साइन ओमेगा टी वाला टर्म है इसकी वैल्यूज़ -1 से +1 के बीच में चेंज करती रहेंगी. ओमेगा टी की जो वैल्यू है, जो एंगल है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि साइन ओमेगा टी की क्या वैल्यू होगी. तो -1 से +1 के बीच में साइन ओमेगा टी विद टाइम चेंज करता रहेगा, बट साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू +1. तो हमें क्या करना है, हमें क्योंकि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालना है, तो मैक्सिमम इंड्यूस करंट के लिए हमें मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए. मैक्सिमम ईएमएफ के लिए साइन ओमेगा टी को भी मैक्सिमम होना चाहिए. तो यहाँ पर हम करेंगे ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए इंटू ओमेगा, एंड हम यहाँ पे साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू को 1 पुट करके ई मैक्स का हमने ये एक्सप्रेशन निकाल लिया. अब हमें क्योंकि करंट चाहिए यहाँ पे, तो करंट किसके इक्वल होगा, वो भी मैक्सिमम करंट चाहिए. तो मैक्सिमम ईएमएफ को अगर हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो ही हमारे पास ये जो करंट है ये आएगा. एन की वैल्यू पुट करते हैं और सारे डेटा जो है वो पुट करते हैं. एन हमारे पास यहाँ पे है 1000. जो बी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ टेस्ला. ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा एरिया. एरिया हमें गिवन है दैट इज इट इज गिवन एट एवरेज रेडियस गिवन है. तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम एरिया निकाल लेते हैं ना, पाई × 10 स्क्वायर. एंड ऑल्सो हमें यहाँ पे ओमेगा भी गिवन है. ओमेगा हमें यहाँ पे गिवन है इट इज रोटेटिंग विद 2 रेडियंस पर सेकेंड है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एसआई में भी हमें दे रखा है. एंड देन वी हैव गॉट दिस 12.56. स्टूडेंट्स आप इन सबको क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करिए. ये 10 पावर 2 10 पावर 3 से कैंसिल आउट हो गया, 10 पावर -5, तो ये ना हो जाएगा 4 पाई बाय 12.56. ठीक है, एंड पाई होता है 3.14. 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो 12.56 ही आएगा. 12.56 बाय 12.56 इज 1 एम्पियर. ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मैक्सिमम ईएमएफ को कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया उसके रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास आंसर आएगा ऑप्शन ए स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए. नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज फ्रॉम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जब कभी इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है स्टूडेंट्स. ठीक है, तो मैं आपको इसका एक क्वेश्चन दिखाता हूँ. यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल स्पेस है, रेडियस आर है, फील्ड विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन बी है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है dB/dt वो कांस्टेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर. तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस ऑफ द सिलेंडर है वहाँ से जो इसका ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू हमने बतानी है कि वो कैसे चेंज करती है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक पूरा रीजन है जहाँ पे ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होने वाला है. तो इसमें हम छोटा सा एक स्मॉल सर्कुलर पार्ट कंसिडर करते हैं जिसका रेडियस क्या होगा, आर के इक्वल होगा. ठीक है,
अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है दैट इज गिवन बाय ई डॉट डी एल, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास वोल्टेज आती है, ठीक है। एंड वोल्टेज मीन्स इट इज इक्वल टू ऑल्सो इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये हमारे पास प्लस डी फाइव बाई डी टी आएगा। अब जो फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू बी इंटू एरिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी हमारे पास एक ही है तो वी शुड टेक एन एज वन ओनली। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कर देते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी एंड फाइव की जगह हम पुट करेंगे डी बी ए बाई डी टी। नाउ ई इंटू दिस डी एल मीन्स ये वाली लेंथ, ठीक है। इस पूरे लेंथ को हमने डी एल कंसिडर करना है, तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एल हो जाएगा। एल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई आर एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी बी बाई डी टी। तो आप इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक आर कैंसिल आउट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है दैट इज दिस इज आर बाई टू इंटू डी बी बाई डी टी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ रहा है आर बाई टू डी बी बाई डी टी। तो दैट मीन्स कि जब तक ये सिलेंडर के अंदर अंदर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं तो टिल कैपिटल आर ई इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, क्योंकि ये डी बी बाई डी टी तो कॉन्स्टेंट ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस सिलेंडर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस स्मॉल आर, और जब कभी हम इस पॉइंट से बाहर निकलते हैं तो दिस होल सिलेंडर इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेट वायर। जैसा कि मैंने एक पीछे प्रीवियस लेक्चर भी था उसमें भी जब हम एम्पियर सर्क्यूटल लॉ कर रहे थे डिस्कस, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि इसमें जब बाहर निकलते हैं सिलेंडर से तो सिलेंडर एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करता है। दैट मीन्स कि उसके बाद ई विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। सी में स्ट्रेट लाइन बन रही है, बी में भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। बट उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आर के बढ़ने से भी ई चेंज नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं है। आर जो बढ़ेगा तो ई कम होगा, ई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर, ठीक है। पहले ई जो है हमारे पास दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आर यहाँ पे, एंड यहाँ पे ई हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर, ठीक है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस आगे इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, जब तक सिलेंडर के इनसाइड है तब तक इंक्रीज करता रहेगा। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ टू केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक ऐसा सर्किट जहां पे हमारे पास इंडक्टर भी है, रेजिस्टर भी है और एक बैटरी भी है। हमें पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स ये लास्ट ईयर आ चुका है, नीट 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, और ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। इसमें किरचॉफ्स लॉ भी अप्लाई होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल्स भी अप्लाई होंगे। एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इजी टू सॉल्व होते हैं। बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में ये रखना है कि आपको जो नेगेटिव पॉजिटिव साइंस का ध्यान रखना है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हुए, ठीक है। दैट्स ऑल। लेट अस सी हाउ वी कैन अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ पर हमारे पास ये इंडक्टर है, यहाँ पर हमारे पास ये बैटरी है और ये हमारे पास रेजिस्टर है। तो पॉइंट्स ए और बी के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए। तो वी ए के बाद ये हमारे पास इंडक्टर आता है। इंडक्टर के ऊपर स्टूडेंट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज गिवन बाय माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। माइनस एल डी आई बाई डी टी, और यहाँ पे डी आई बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, एल होता है यहाँ पे हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। देन हमारे पास ये बैटरी आ रही है, बैटरी का आपने ये टर्मिनल देखा ये पॉजिटिव है, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव है, तो आप यहाँ पे -5 लोगे। ऑपोजिट टर्मिनल का हमेशा वोल्टेज चेक करना होता है। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है जब करंट की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू आई करना होगा, एंड ये फाइनली हमारे पास आएगा पोटेंशियल एट द पॉइंट बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें वी ए माइनस वी बी को कैलकुलेट करना है, तो वी ए माइनस वी बी को आप लेफ्ट पर रखिए और एल डी आई बाई डी टी को आप राइट पर ले जाइए, और डेटा इसमें आप पुट कर दीजिए सारा। तो एल हमारे पास यहाँ पे 1 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज 1 एम्पियर पर सेकेंड, +5 करेंगे, +2 इंटू करंट करेंगे, करंट की वैल्यू हमारे पास 2 एम्पियर्स है। ये सारा डेटा अगर आप ऐड कर देते हैं तो 5 + 4 + 1 हमारे पास आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। तो वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस एंड गेट योर आंसर स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। लेट अस टेक अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये नीट 2024 में आ चुका है और ये सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है।
कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है कॉइल की वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया एंड द लेंथ, ठीक है, एंड ऑल्सो द परमेबिलिटी, जो उसमें मीडियम को इंसर्ट करेंगे अगर एक सोलेनोइड के अंदर तो उससे भी हमारी जो परमेबिलिटी चेंज होती है और साथ में एल की वैल्यू भी चेंज होती है। तो यहाँ पे देयर आर टू सोलेनोइड्स ए एंड बी मेड फ्रॉम द सेम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर एंड इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Length of A is twice that of B and the number of turns per unit length if A is half that of B. Ratio of self-inductances of the two solenoids LA by LB we have to find out. So students एक बार हम पहले देख लेते हैं कि हमें डेटा क्या क्या गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो उसको हम A ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. लेंथ ऑफ A is twice the length of B and number of turns per unit length, ठीक है. Number of turns per unit length in A. Number of turns per unit length in A is half the number of turns per unit length in B. So we have to calculate the ratio of self-inductances of the two solenoids which are LA and LB. So students, L का जो फॉर्मूला होता है पहले तो हम वो देखते हैं वो क्या होता है. So mu naught n square A by L. ठीक है, यहाँ पे जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, कैपिटल N यहाँ पे क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होती है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर एल ए बाई एल बी अगर करते हैं तो एल ए बाई एल बी विल बी इक्वल टू, अब सेम मटेरियल है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे बेसिकली यू कैन से कि म्यू यहाँ पे जो होगा वो सेम होगा, म्यू आर बी हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वो सेम ही होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया भी कैंसिल आउट हो जाएगा और एन ए स्क्वायर बाय एन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे लेंथ्स भी आएंगी तो एल बी बाय एल ए, ठीक है. अब यहाँ पर आप एक चीज़ और करेंगे, एन ए को जो आप लेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एन ए इंटू लेंथ ए. सो इसकी वैल्यूज़ को भी आप यहाँ पर एक बार पुट करिए. सो ये हो जाएगा स्मॉल एन ए स्क्वायर बाय एन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको अगर आप यहाँ पे साथ में एल ए स्क्वायर पुट करेंगे तो यू विल बी हैविंग कैंसिलेशन ऑफ दिस, तो एक एल ए यहाँ पे रह जाएगा और एक एल बी यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है. तो अब हमें गिवन है एन ए बाई एन बी या इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, सो यहाँ पर आप 1/2 का स्क्वायर पुट करिए एंड एल ए बाई एल बी, एल ए इज 2 टाइम्स एल बी सो एल ए बाई एल बी इज इक्वल टू 2, सो ये 1/2 हमारे पास रेशो आ जाएगी, ठीक है. यहाँ पर आप देखिए कैंसिलेशन हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है. तो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको भी अंडरस्टैंड करिए और अकॉर्डिंगली अप्लाई करिए इन द गिवन क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Two conducting circular loops of radii R1 and R2 are placed in the same plane with their centers coinciding. प्लेन सेम है दोनों लूप्स का और उनके जो सेंटर्स हैं वो भी कोइंसाइड कर रहे हैं. रेडियस ऑफ द फर्स्ट लूप इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सेकंड. द म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. एक बार मैं जरा इसका आपको डायग्राम बताता हूँ. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ पर एक हमारे पास कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस है R1, ठीक है, ये हमारे पास है R1 और इसी के अंदर एक और छोटे वाला कंडक्टिंग लूप हमने प्लेस किया हुआ है विच इज R2, ठीक है. तो R1 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू दिस R2. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम कैसे, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को स्पेसिफिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. हम पहले तो एक पर्टिकुलर कॉइल में से करंट पास करते हैं और दूसरी वाली कॉइल में से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं. स्टूडेंट्स दो स्टेप्स होते हैं, पहले वाले कॉइल में से करंट पास करवाइए और दूसरे वाले कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करिए. फिर जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा उसको इक्वल्स टू आपने एम आई लिखना होता है, आई बीइंग द करंट इन द फर्स्ट टर्न. मैं आपको फिर से बताता हूँ, एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ. पहले तो इस वाले कॉइल में से हम करंट को आई अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है. बाहर वाले कॉइल में से करंट आई पास कर रहा है तो अगर करंट आई पास करेगा तो इस अंदर वाले कॉइल में जो फील्ड बनेगा मैग्नेटिक फील्ड वो उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट इनटू आई बाय 2R1, ठीक है. एक कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंडली स्टूडेंट्स ये जो फील्ड है ये ऑल्दो इस पूरी कॉइल में से हर जगह पर पास कर रहा है और ये अंदर वाली कॉइल में से भी पास कर रहा है तो अंदर वाली कॉइल में से फ्लक्स बन जाएगा क्योंकि उसका एक अपना खुद का एक एरिया है. तो अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं पासिंग थ्रू द इनर कॉइल तो वो किसके इक्वल होगा, तो फ्लक्स
थ्रू द इनर कॉइल विल बी इक्वल टू, ये जो फील्ड बन रहा है, इनटू एरिया ऑफ दिस इनर कॉइल, लेट अस कॉल इट A2। सो ये सारा डेटा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2R1 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू R2 स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास फ्लक्स आ रहा है जो इनर वाली कॉइल में से पास कर रहा है, और इसी फ्लक्स को हम लेंगे इक्वल्स टू M इंटू आई। यहाँ पे हमारे पास ये जो M है, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। म्यूचुअल मींस दो अलग अलग कॉइल्स के बीच में, इनटू आई को आप कैंसिल आउट करिए, तो जैसे हमारे पास आई कैंसिल आउट होगा, M का एक फॉर्मूला आपको बनता हुआ दिख जाएगा, म्यू नॉट इंटू पाई बाई 2 इंटू R2 स्क्वायर बाय R1। तो ये हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला बिटवीन दीज टू कॉइल्स। ठीक है, ऐसे और भी केसेस बनेंगे, स्टेप्स यही सेम रखने हैं आपने हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब वो कह रहे हैं कि जो M है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो म्यू नॉट पाई और 2 ये तो कॉन्स्टेंट्स ही होते हैं, R2 स्क्वायर बाय R1 यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जो M आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर बाय R1 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए, जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए। ठीक है, दिन में 30 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, एक पूरे वीक में आप आराम से इजीली 100, 150, 200 क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस कर पाएँ तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर्स होंगे, जो टॉपिक्स होंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे आपके, एंड एक्स्ट्रा मार्क्स उसमें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। आप इसमें पोर्टल पर जाइए, यू विल बी एबल टू फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनमें पावर क्वेश्चंस भी होते हैं। So students, please go and check them out. It's very important that you do, so that you can definitely be able to understand these concepts in a deeper and more profound manner. So students, that was it for today's session. I hope you were able to understand today's lecture and the topic of electromagnetic induction that we have discussed. I hope to see you again. Take care and thank you.